अस्सलाम वालेकुम जी। 27 सितंबर को हमने 30 डेज़ ऐसे चैलेंज का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में आप लोगों को जो टास्क दिया गया था कि राइट अ थीसिस स्टेटमेंट ऑन द टॉपिक दिस। और वो जो थीसिस स्टेटमेंट है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप सिंपल लिख दो, अगर आपका कुछ टाइम गुजर चुका है तो इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट, और अगर आप एक सीजनड एस्पायरेंट हो तो आप एडवांस थीसिस स्टेटमेंट लिख के इवैल्यूएट करवाओ। और उस इवैल्यूएशन से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे सही। लेकिन वाई वही लोग जो ग्रुप में हैं, आप लोग जो यूट्यूब के मीडियम से मुझे सुन रहे हो, आप भी तो स्टूडेंट हो, मैं आपका भी तो टीचर हूँ। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि इन 30 डेज़ में जो जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, सो दैट आपका भी फ़ायदा हो। तो जी, जो टॉपिक दिया गया था, टॉपिक था क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। ये टॉपिक है और कुछ भी नहीं करना, आउटलाइन नो, एसे नो, कुछ नहीं करना। क्या करना, सिर्फ एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। और सिंस आपने यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखी हुई हैं और थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर भी एक फ्री वीडियो भी पड़ी होगी और एक पेड वीडियो है जो कि आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग कोर्स का हिस्सा है, उसमें हमने ये बहुत अच्छे से ये चीज़ सीखी हुई है। ट्रस्ट मी, हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको मैं रिकॉल कराऊँ तो थीसिस स्टेटमेंट क्या है, एक क्लियर आपका स्टांस है जिसमें आप अपने ऐसे की क्लैरिटी दे रहे होगे। क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, यस और नो। यस करती हैं, हाउ, कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, कोई इंसिडेंट, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? तो ये क्या है जी, ये आने वाले जहन में सवाल हैं। तो अगर तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट इसमें से किसी एक का भी जवाब दे देती है कि क्लासरूम कैसे फ्यूचर ऑफ अ नेशन डिसाइड करती है, आपका बेड़ा पार है। आप वो सिंपल वर्ड्स में लिख पाओ, इंटरमीडिएट या एडवांस में लिख पाओ। लेकिन क्या होगा कि आपका माइंड जब इस टॉपिक को पढ़ेगा तो आपके माइंड में मल्टीपल चीज़ें जगल करना शुरू कर जाएंगी। यानी क्लासरूम अगर फ्यूचर डिसाइड करता है तो ये यूट्यूबर जो हैं ये कैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये तो फ्यूचर ऑफ नेशन को बदल के रख रहे हैं। यार क्लासरूम तो नहीं करती, अगर एजुकेशन से कुछ होता तो आज मेरी ज़िंदगी कहाँ पे होती। सो मैनी थॉट्स एट द सिंगल टाइम। तो आप क्या कर जाओगे, आप पैनिक करोगे और जो चीज़ पूछी गई थी, जिस चीज़ को आपने एड्रेस करना था, वो आप भूल जाओगे कि मुझे ये चीज़ एड्रेस करनी थी, मुझे इस चीज़ के ऊपर क्या करना था, लिखना था। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वो तरीका सिखाने लगा हूँ जो आप दुनिया की कोई भी ऐसे का टॉपिक हो उसके ऊपर आप जब अप्लाई करोगे तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट एटलीस्ट काबिल कबूल होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ओवर द पीरियड ऑफ दीज 30 डेज़ तो आप इस काबिल हो जाओगे कि कोई एग्जामिनर भी आपकी थीसिस स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। बट बिफोर दैट कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है जी, उसके बाद स्टेप 2 है आपका, एंड देन कम्स द स्टेप 3 जो कि आपने आज क्या करना है, सीखना है। तो पेन को मैं करूँगा बंद क्योंकि ये नीट काम है, मैं चाहता हूँ कि इसके मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूँ। तो जी, ये क्या है, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, इसके ऊपर जो मैंने आउटलाइन बनानी है, सॉरी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। बिफोर दैट मुझे ये पता तो हो कि आपका ये जो टॉपिक है ये किस मेजर थीम से आया हुआ है। तो स्टेप 1 क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेजर थीम्स इन्वॉल्व। कौन कौन से थीम इन्वॉल्व हैं इस टॉपिक में? एक है क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, में क्लासरूम और फ्यूचर ऑफ नेशन। यानी अगर मैं आइडेंटिफाई करूं क्लासरूम क्या है, क्लासरूम इज़ मोर और लेस अबाउट एजुकेशन। हाँ, क्लासरूम में तो हम एजुकेशन का ही जिक्र कर रहे हो, तो एजुकेशन से ही क्लासरूम, क्लासरूम से ही एजुकेशन। तो मुझे ये समझ आती है कि क्लासरूम जो है वो एजुकेशन से लिंक्ड है और जो थीम है एजुकेशन का थीम है। इतना मुझे क्लियर हो गया। अब इससे पहले कि मैं पैनिक करूं और मैं चीज़ों को ख़राब करने लग जाऊं, यहीं पे रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, पॉज फॉर अ मोमेंट। और सिर्फ क्या कीजिए, मेरी वो जो आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कीवर्ड्स वाली, उसके ऊपर ज़रा सा आइए, थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि क्लासरूम यानी जो कि एजुकेशन है, दोनों को ऐसे मैंने आपस में ये लिंक भी किया हुआ है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, कैसे जो हैं इनसे क्या क्या होता है। सिंपल, सिर्फ क्लासरूम इमेजिन कीजिए, ये ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लासरूम लिखा हुआ है। क्लासरूम यानी एजुकेशन हमें स्किल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, बात तो सही है। एजुकेशन नॉलेज, यानी एजुकेशन के थ्रू हमें इल्म मिल रहा होता है। अच्छा, और क्लासरूम में जाने से हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल को कुछ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। इसीलिए तो आप बैठे हुए एस्पायरेंट हो। ना होती आपके पास ये बैचलर्स की डिग्री तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती है आपके ऊपर, ना करते आप लोग, लेकिन आप कर रहे हो बिकॉज यू आर अ सेंसिबल एजुकेटेड पर्सन। अच्छा, और यही एजुकेशन आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी देती है कि आप चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव सोचने लगते हो कि आज अगर मैं सीएसएस नहीं दूंगा तो कल को 30 का जब मैं हो जाऊँ उसके बाद मैं रिग्रेट करूँगा, ये होगा वो होगा। आपके अंदर वो एक क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। आपके अंदर जब क्रिटिकल थिंकिंग आती है तो आप सोचते हो कि यार मैंने इस नेशन का कुछ करना है, मैंने इसको लीड करना है, आई वॉन्ट लीडर इन मी टू वेक। ठीक है जी, उसको मैं वेकअप करना चाह रहा हूँ, उसको मैं चाहता हूँ कि वो उठे, तो आप लीडरशिप वाली तरफ आते हो।
और अगर इनको स्किल्स, नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, इसको हम क्या करें, एक ब्रैकेट में बंद करें, तो ये जी ब्रैकेट बनता है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ये कीवर्ड्स, मेजर कीवर्ड क्या है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो यानी एजुकेशन क्या करती है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। मुझे एजुकेशन से रिलेटेड ये समझ आ रहा है, मॉरल एंड एथिक्स समझ आते हैं, एम्पैथी और सिंपैथी, पढ़े लिखे हुए लोग जो हैं सेंसिबल होते हैं, उनके अंदर एम्पैथी सिंपैथी पाई जाती है। और पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी स्टेम एजुकेशन हम जिसे कहते हैं, उसके थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग लोगों में आती है। वो स्टूडेंट जो आर्ट्स के होते हैं, दे आर नॉट दैट मच इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, क्योंकि उन्होंने आर्ट्स पढ़ी हुई है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है, और उनकी लाइफ को लेके सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये क्या है जी, एजुकेशन के थ्रू मिलने वाले कुछ बेनिफिट्स। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इसको हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट हम कहते हैं। ये दो मेजर कीवर्ड्स हैं जो मेरे जहन में आए इस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपका जहन है, वो जहन जब से चलना शुरू हुआ है, उसने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी होंगी, डिफरेंट लोगों के साथ उठा बैठा होगा। आपके माइंड में लाजमी नहीं है कि यही वर्ड्स आएँ, लेकिन आपके माइंड में इससे बेहतर भी आ सकते हैं, इससे कम बेहतर भी आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 से 10 इस तरह के वर्ड्स आने चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो उसका मतलब ये है कि क्लासरूम यानी एजुकेशन का जो थीम है आपका, वो प्रिपेयर नहीं है। तो आप पे फ़र्ज़ है कि अपने नोट्स उठाएँ, ठीक है जी, अपना कॉन्टेंट जो है उसको प्रिपेयर करें, तब आके दोबारा इसके ऊपर आएँ। लेकिन अगर आपके पास 8-10 इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि आगे आपको जो मैं तरीका सिखाऊंगा स्टेप 3 में, तो स्टेप 2 में, तो आप देखोगे कि इसी से आपका काम हो गया है। और एजुकेशन है, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, उससे रिडक्शन इन पॉवर्टी होती है। ये आपका क्या हुआ जी, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने क्या कर दिया, ये अपने जो मेजर अपने कीवर्ड्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको नोट डाउन कर दिया। आगे चलते हैं, दूसरा जो थीम था वो था फ्यूचर ऑफ अ नेशन। अब मुझे ये बताएं कि किसी भी नेशन का जो फ्यूचर है वो किन चीज़ों के साथ लिंक होगा, टिकटॉक के साथ लिंक होगा, स्नैक वीडियो के साथ लिंक होगा, इंस्टाग्राम के साथ लिंक होगा? नो, वो लिंक होगा जब तक आपकी जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड नहीं हो जाती, तब तक आपकी नेशन का फ्यूचर नहीं बन सकता। जब तक आपकी नेशन के पास इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टेबल गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ नहीं है, सोशल इक्वालिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस नहीं है, ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड लीडरशिप हमारे पास जब तक नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है ग्लोबल स्केल के ऊपर, जब तक हमारी इकॉनमी रोबस्ट नहीं है और वो थ्राइव नहीं कर रही, तब तक हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लोग, जब तक अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल करने वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक किसी भी नेशन का फ्यूचर नहीं बन पाएगा। और एंड पे जो है जी, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी कंट्री, ऐसा नेशन जिसके पास विमेन और मैन अलग अलग हैं, दोनों सेग्रीगेटेड हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका फ्यूचर कभी भी सिक्योर नहीं होगा। तो क्या हुआ जी, मुझे फ्यूचर ऑफ नेशन से रिलेटेड ये जो कीवर्ड्स हैं ये मेरे जहन में आते हैं। स्टेप 1 क्या था जी, स्टेप 1 में आपने एजुकेशन और फ्यूचर ऑफ नेशन के ऊपर कीवर्ड्स निकाल दिए, ठीक है, आपके जहन में ये आगे 10 कीवर्ड आपके जहन में और आ सकते हैं, आप उनको यहाँ पे लिख दो। स्टेप 1 होता है यहाँ कंप्लीट। आते हैं स्टेप 2 के ऊपर। अब आपने क्या करना है, क्योंकि दो मेजर थीम थे ना, एक था एजुकेशन क्लासरूम का और दूसरा था फ्यूचर ऑफ नेशन का। अब इनको आपने क्या करना है, किसी तरह इनको जोड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपने जोड़ना कैसे है, आप जोड़ोगे इनको, एक तरफ रखोगे क्लासरूम को, एक तरफ रखोगे फ्यूचर ऑफ नेशन को। क्लासरूम क्या करता है जी, नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड करता है ना, इसके ऊपर कोई दो राय तो नहीं है, कोई इसके ऊपर आपकी सेकंड थॉट नहीं है, ऑब्वियसली करता है। एजुकेशन ही के थ्रू ही हमें नॉलेज मिलता है और स्किल मिलता है। ये नॉलेज और स्किल क्या करता है, आवाम को स्किल्ड बनाता है। आपकी जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, जो कि मैं और आप हैं, हमें उसने स्किल्ड बना दिया, ठीक है। तो जब नॉलेज एंड स्किल हमें स्किल फोर्स दे रहा है, तो वो क्या है, इसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और जिस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वही कंट्री का फ्यूचर क्या होगा, सिक्योर होगा ना। तो क्या हुआ, knowledge and skill by making us a skilled workforce ensures the are essential for economic growth that decides the future of a nation। ये एक छोटा सा एक मुहावरा, छोटे सा एक सेंटेंस, एक फ्रेज मेरे माइंड में आ गई। मैंने क्या किया, तीन, जो एक एजुकेशन का था और दूसरा जो साथ मेरे ये वाला पड़ा हुआ था नेशन का, मैंने उसको जोड़ दिया। एक थीसिस स्टेटमेंट में लिखने के लिए एक बात मेरे जहन में आ गई। अब यहाँ पे दूसरी क्या चीज़ मेरे जहन में आती है, ये क्या करती है, क्लासरूम कल्टीवेट करती है। ये एडवर्ब यूज़ हुआ हुआ है कि क्या, वर्ब, आई गेस वर्ब यूज़ हुआ हुआ है, कल्टीवेट करना। क्या कल्टीवेट करती है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुआशी जिम्मेदारियाँ आपकी, ठीक है जी, मुआशी माशरती जिम्मेदारियाँ, एंड मॉरल एंड एथिक्स। आपको पढ़े लिखे लोग मॉरली एथिकली ठीक मिलेंगे, दे विल बी मॉरली एथिकली साउंड एज़ कम्पेयर टू अ नॉन एजुकेटेड पर्सन। तो क्या है जी, एजुकेशन हमें मॉरली एंड एथिकली क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबल बना रही है। उससे क्या होगा,
सवाल आता है ना, उससे क्या हुआ जी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स होगा, सुन्नी शिया के साथ, शिया सुन्नी के साथ, क्रिश्चियन ज्यूज़ के साथ, ज्यूज़ क्रिश्चियन के साथ, ये सारे क्या करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की वो रियासत का क़याम किया तब वहाँ पे पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमें सिखाएगी। ये बात मेरे माइंड में वहाँ से आ रही है कि यार अगर आपके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, वो लोगों को मॉरली एथिकली इतनी नॉलेज दे रहे हैं, इस्लामिक होने के बावजूद पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल एथनिसिटीज़, ग्रुप्स एंड रिलीजन था, तो ये क्या है, वहीं से तो फ्यूचर ऑफ नेशन बनेंगे ना, जब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ये क्या है जी, मक्का की मदीना की एग्जांपल को उठा के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो यार। तो क्या है, दूसरा मुझे पॉइंट मिल गया कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल एथिक्स हमें लीड करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ, और वो क्या करते हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि फ्यूचर ऑफ नेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखते जा रहे हो कि कैसे क्लासरूम फ्यूचर ऑफ नेशन के साथ आपस में लिंक होते जा रहे हैं, ये यहाँ के साथ, ये वापस यहाँ। अच्छा, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी क्लासरूम हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल थिंकिंग आती है, जो क्या है, क्रूशल फॉर नेशंस कॉम्पिटिटिवनेस ऑन ग्लोबल स्केल ज़रूरी है, विच इज़ क्रूशल फॉर द सक्सेस ऑफ अ नेशन, विच इज़ क्रूशल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, विच इज़ क्रूशल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, दैट इन टर्म्स डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। ठीक है, तो ये क्या है जी, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपस में हमने क्या करना है, इसको इसके साथ लिंक, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब आपके पास एक खाका, एक मैप, एक रफ मैप आपके पास तैयार हो चुका है। इसकी बिना के ऊपर आप क्या कर सकते हो, बेहतरीन आउटलाइन लिख सकते हो, बेहतरीन थीसिस स्टेटमेंट, नॉट द आउटलाइन, बेहतरीन आप क्या कर सकते हो, थीसिस स्टेटमेंट, और आउटलाइन भी ऐसे ही होगी। जब इंशाल्लाह इस चैलेंज में हम आगे बढ़ेंगे, आपको इसी टेक्निक से मैं क्या करूँगा, आउटलाइन बनाना भी सिखाऊंगा। तो क्या हुआ जी, आपने ये कीवर्ड्स निकाले पहले स्टेप में, स्टेप 2 में आपने क्या किया, उनको लिंक किया आपस में, क्योंकि 2 डिफरेंट थीम्स आपस में वो हुए थे। 2 डिफरेंट थीम्स होंगे तो आप कन्फ्यूज़ होगे, उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये स्टेप्स हैं। अब अगर आप ये स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे, मैं यहाँ पे लिख तो नहीं सकता, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ ये लिख रहा हूँ कि भाई आप फेल कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इनके दरमियान वो जो लिंक है, इसके दरमियान वो जो एक वो आपस में कनेक्शन है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। पूछा क्या गया था, तो अब आपने क्या कर दिया, वो लिंक आइडेंटिफाई कर दिया, ये लिंक ये है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ है। अब आते हैं जी स्टेप 3 के ऊपर। उठाइए अपना पेन, जितनी अच्छी राइटिंग है, मेरी इतनी ही थी, मैंने इसमें लिखा, आप इससे खूबसूरत में लिखें। स्टेप 3 क्या है जी, थीसिस स्टेटमेंट लिखना। और लाजिम नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट सिंपल होगी या इंटरमीडिएट होगी या थीसिस स्टेटमेंट एडवांस होगी तो ही आपका काम चलेगा। बिल्कुल सिंपल थीसिस स्टेटमेंट के साथ भी स्टूडेंट आप पास होते हुए देखोगे, आप एडवांस को भी फेल होते हुए देखोगे, और आप ये भी देखोगे कि कोई भी इसमें कोई फ्लावरी वर्ड, कोई इस तरह का लफ्ज़ जो कि आपको कभी आपने ना सुना हो ना देखा हो, कोई एक लफ्ज़ भी इसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट फिर भी ये पास होने के काबिल है, बेहतरीन नंबर से पास होगी। पढ़ने की कोशिश कीजिए सिंपल थीसिस स्टेटमेंट को, और इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरह क्लासरूम, किस तरह आपका जो थीम है वो हिट हो रहा है, किस तरह के कीवर्ड्स हिट हो रहे हैं। ज़रा सा पढ़ें। द क्लासरूम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। मुझे ये बताएं कि यहाँ तक पढ़ के आपको आपका जो टॉपिक है वो कानों में आवाज़ उसकी आई कि नहीं आई। यानी क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, एक क्लासरूम का कीवर्ड था, आइडेंटिफाई किया था ना कीवर्ड्स को, मेन मेजर थीम को। क्लासरूम ये पढ़ा हुआ है, फ्यूचर ऑफ नेशन ये पढ़ा हुआ है। तो पढ़ते साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ आ रही है कि क्लासरूम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। यहाँ पे आके आगे अगर आप ना लिखो कुछ भी, आप कहो जी हाँ जी क्लासरूम डिसाइड करता है, तो जहन में एक सवाल आता है ना, आई रियली वांट टू राइट, मेरे हाथों को खारिश आ रही है बट मुझे रुकना है। लेकिन आपके माइंड में ये ख्याल आता है ना यहाँ पे कि हाउ, कैसे, बताओ तो सही, थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म तो करो। तो क्लासरूम कैसे डिसाइड करते हैं, मुझे थोड़ा सा तो हिंट देना पड़ेगा। और आगे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बाय एजुकेटिंग इट्स यूथ, एक चीज़ यूथ को एजुकेट करके, एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। 2 तरीके, एक एजुकेशन को यूथ को एजुकेटेड करके, और उनको उन आने वाले जो फ्यूचर मॉडर्न वर्ल्ड है उसके चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करके क्लासरूम किसी भी नेशन के फ्यूचर को क्या करती है, डिसाइड कर लेती है। अब इसमें क्लासरूम हिट हुआ जी सर, हिट हुआ। इसमें नेशन ऑफ अ फ्यूचर या फ्यूचर ऑफ अ नेशन वो हिट हुआ, ठीक है जी, वो भी हिट हुआ। और उसके बाद ये देखें बाय एजुकेटिंग एंड प्रिपेयरिंग, आईएनजी जीरेंट, जो हमने पीछे पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट सीखा था ग्रामर में कि आईएनजी अगर यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है तो आगे भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे टू एजुकेट होता तो टू, यहाँ पे टू प्रिपेयर होता। तो ये जीरेंट ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, स्पेलिंग का भी कोई मिस्टेक नहीं है, और कीवर्ड्स भी हिट हो रहे हैं। तो ये एक काबिल पास होने के, यानी इसको काबिल क्वालिफाई किस्म की क्या है, थीसिस स्टेटमेंट है। या आप क्या कर सकते हो, इसका अल्टरनेटिव लिख सकते हो, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। क्यों,
कैसे? अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स। ऊपर वाली बातें उठा के भाई नॉलेज देती है, ये करती है, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स। वो क्या करते हैं? अब अगर मैं सिंपल ये कह देता बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स, फुल स्टॉप डाल देता, शायद ये भी पास होने के काबिल थी। लेकिन मैं क्यों इतना आसान तरीन थीसिस स्टेटमेंट दूं, मतलब इतना कम 1.5 लाइन के ऊपर लिखा हुआ, 2 लाइन के ऊपर लिखा हुआ थीसिस स्टेटमेंट दूं, जब मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ। आगे मैं कहता हूँ क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन बिकॉज इट प्रोवाइड एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल, जो क्या करते हैं, दैट शेप स्टूडेंट्स इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो कि एक सादा सा स्टूडेंट को, तालिब इल्म को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए में शेप कर देता है। हु आर द प्री रेक्विजिट, वो सिटीजन्स जो कि प्री रेक्विजिट हैं, वो कंडीशन है किसके लिए? फॉर द सक्सेस ऑफ अ नेशन। तो क्या हुआ जी, मेरा जो कीवर्ड है वो हिट हो गया, यहाँ पे कीवर्ड हिट हो गया, और मैंने वो वाई जो था, आपके माइंड में कन्फ्यूजन थी ना, थीसिस स्टेटमेंट जब तक कन्फ्यूजन नहीं क्लियर करेगी तब तक पास नहीं होगी। तो मैंने वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया आपकी, कि मैंने रीजंस भी दे दिए। अब इन्हीं रीजंस को एजुकेशन के ऊपर 2-4 पैराग्राफ, स्किल्स के ऊपर 2-4 पैराग्राफ, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के ऊपर पैराग्राफ, और वो आगे लिखेंगे, वो आगे की कहानी है। आपने सिर्फ समझना फिलहाल क्या है थीसिस स्टेटमेंट को। ये तो थी जी सिंपल थीसिस स्टेटमेंट। एडवांस इंटरमीडिएट के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, इसको पढ़ें। क्लासरूम डिटरमिन्स, थोड़े से वर्ड्स को हमने क्या कर दिया, शफल कर दिया। डिटरमिन्स आवर नेशंस फ्यूचर, कैसे करती है? बाय फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, उनको फॉस्टर करती है क्रिटिकल थिंकिंग को। इम्पार्टिंग एसेंशियल नॉलेज, उनको एसेंशियल जो नॉलेज है वो इम्पार्ट किया जाता है। एंड बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ वैल्यू, और वो बुनियाद उन असूलों की, वैल्यूज़ की बुनियाद रखती है। डेट प्रिपेयर, जो प्रिपेयर करती हैं, डेट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर देयर रोल्स इन सोसाइटी। अच्छा, तो क्या हुआ जी, हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए। यहाँ पे सिर्फ ये था एजुकेशन का, और किसका था जी, नेशन फ्यूचर यूथ को प्रिपेयर करती है, हमने ये एक बात की हुई थी। लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीपल पॉइंट्स दे रहा हूँ। मल्टीपल पॉइंट्स क्या हैं? जैसे क्या है जी, पहला फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग 1, ठीक है जी, इम्पार्टिंग एसेंशियल नॉलेज 2, एंड बिल्डिंग फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज़ 3। ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए। अच्छा, अब यहाँ पे आके एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, सिंस मैं ज़रा पेन चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे फॉस्टरिंग, इम्पार्टिंग, थिंकिंग, इवैल्यूएटिंग, प्रोवाइडिंग, ये वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आते, जिसकी वजह से आपकी थीसिस स्टेटमेंट ना डगमगा जाती है। आप जीरेंट्स को लिख ही नहीं पाते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जीरेंट्स के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है वो भी देखें, नहीं तो खुद सर्च करें कि भाई थिंकिंग का सिनोनिम क्या है, इम्पार्टिंग के इसके चैट जीपीटी पे भी जाके आप कह सकते हैं कि भाई इसे ये इम्पार्टिंग, थिंकिंग एंड फॉस्टरिंग मुझे आता है, इस जैसे मिलते जुलते हुए 10 मुझे वर्ड्स बता दो, आपको 10 निकाल के दे देगा। तो जब तक आपके पास ये जीरन की लाइब्रेरी नहीं पड़ी हुई तब तक शायद आपकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक ना लिखी जाए आपसे, क्योंकि मुझे पता है ना कि लिखते वक्त ये वाले जो वर्ड्स हैं ना ये बड़ा टाइम लेते हैं। सिर्फ आपसे नहीं, मेरे से भी होता है, सबके साथ होता है। कोई माने ना माने, वो कहे नहीं जी मैं तो उस्ताद हूँ जी, मेरे से नहीं, सबके साथ होता है। दिस इज़ ट्रू। कोई टीचर भी परमानेंट वो टीचर नहीं होता, कभी वो स्टूडेंट भी था और वो हमेशा एक स्टूडेंट रहता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ क्लेम कर रहा हूँ कि ये मुश्किल होते हैं, इसलिए इनको आपकी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप क्या करो, थोड़ी सी एफर्ट करो। तो क्लासरूम डिटरमिन्स अ नेशंस फ्यूचर बाय फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इम्पार्टिंग एसेंशियल नॉलेज एंड बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज दैट प्रिपेयर्स। अब यहाँ पे देखो ग्रामेटिकली आपको क्या लग रहा है, प्रिपेयर्स, ये क्या है जी, वैल्यूज है। तो प्रिपेयर्स क्यों आया हुआ है? प्रिपेयर्स आया हुआ है फाउंडेशन के लिए, कि वो फाउंडेशन जो प्रिपेयर करती है। तो ये ग्रामर का वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने सीखा हुआ है, दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर देयर रोल इन सोसाइटी। तो सोसाइटी का जिक्र, फ्यूचर का जिक्र, क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज, फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज़ का जिक्र इंटरमीडिएट मेरा काम हो चुका है। अच्छा, अब दूसरी इंटरमीडिएट थीसिस स्टेटमेंट अगर मैं उसको ना लिखना चाहूँ, मैं कुछ और वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँ, तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, क्लासरूम्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। ओके, मैंने क्लेम किया, अपनी बात जो है मैंने कही, हाँ मैं इस बात के साथ एग्री करता हूँ। अब मुझे ग्राउंड रीजंस देने पड़ेंगे। वीडियो में मैंने ये कहा हुआ है ना कि ग्राउंड रीजंस के बगैर थीसिस स्टेटमेंट अधूरी होती है, वो कभी भी पास नहीं होगी। तो मैं ग्राउंड रीजंस दूंगा बाय इक्विपिंग। देखो पीछे क्या था जी, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, बाय इम्पार्टिंग, फॉस्टरिंग, थिंकिंग। तो यहाँ पे मुझे क्या चेंज वर्ड लिखना पड़ा है, बाय इक्विपिंग स्टूडेंट्स, इक्विप करना स्टूडेंट्स को विद क्रिटिकल नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज और स्किल के साथ इक्विप करना, फॉस्टर करना कैरेक्टर की डेवलपमेंट को, और प्रमोट करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एक ऐसा बच्चा जिसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी उसे जिक्र हो, उसको पता हो, उसके पास इल्म भी हो और इल्म के साथ स्किल्स भी हों, और ऐसा बच्चा जो क्या करे, जिसके कैरेक्टर भी डेवलप हुआ हो। तो आया
वो किसी भी नेशन के फ्यूचर को नहीं डिसाइड करेगा तो कौन करेगा? ढकी भाई करेगा? एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा करेगी? नहीं, यही स्टूडेंट करेंगे जो क्या होंगे, मॉरली एथिकली साउंड होंगे, क्रिटिकली उनके पास स्किल्स एंड नॉलेज होंगे, कैरेक्टर उनका डेवलप हुआ वो होगा और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो समझते होंगे। और ये मैं आगे क्या कह रहा हूँ, दोबारा अगर इसको पढ़ें तो क्लासरूम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। आगे आए ग्राउंड रीजंस बाय इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद क्रिटिकल नॉलेज एंड स्किल्स, फॉस्टरिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये तीन की तीन चीज़ें क्या हैं, विच आर ऑल वाइटल फॉर अ नेशनल प्रोग्रेस, कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, नेशनल प्रोग्रेस के लिए यानी फ्यूचर ऑफ अ नेशन के लिए क्या है, ज़रूरी हैं। कीवर्ड का हिट होना नज़र आया? जी नज़र आया। आपने डिफरेंट जीरेंट्स को यूज़ किया? जी यूज़ किया। आपका टॉपिक में कोई ब्यूटीफुली वो क्या इंट्रिकेटली डिफरेंट किस्म के वर्ड्स और बड़ी हार्श किस्म की वोकैबुलरी थी? नहीं जी, उसमें कोई भी नहीं थी। आपका जो मीनिंग है वो क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया। और आपने 3-4 ग्राउंड रीजंस प्रोवाइड किए? जी किए। तो ये 5 चीज़ें आपकी थीसिस स्टेटमेंट में आपको नज़र आ रही हैं। तो क्या ज़रूरत है परेशान होने की? क्या ज़रूरत है ये सोचने की कि ये वाली अटैम्प्ट नहीं, मैं अगली अटैम्प्ट दूंगा, मुझसे थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी जा रही? लिखें, पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, स्टेप्स जो आपको मैंने सिखाए हैं वो करते हैं, उसके बाद इस तरह करो तो देखो कितनी अच्छी होती है। अब आती है जी एडवांस थीसिस स्टेटमेंट। 40 से 45 का ब्रैकेट ये पीछे है। अगर आप 50+ जाना चाहते हो, अपने एग्जामिनर को बताना चाहते हो कि सर मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं बड़ा डिजर्विंग स्टूडेंट हूँ, मैंने ही सर टॉप करना है, फिर आपको शायद ये वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पैनिक नहीं करना, क्योंकि आपका ये तरीका भी आपको पास करा देगा। और ऐसे में वही वाली बात है कि 40 पे पास होना गनीमत होता है। इसको पढ़ें। अ नेशंस फ्यूचर इज शेप्ड इन द क्लासरूम। स्टांस मैंने दे दिया अपना ना, क्लैरिटी आ गई ना, कोई इधर उधर की कहानी नहीं है ना, नहीं है। आगे रीजंस दे रहे हैं, वेयर स्टूडेंट्स नॉट ओनली गेन नॉलेज बट ऑल्सो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। देखो उसी चीज़ों को, ऊपर वाले को देखो, यहाँ पे क्या है जी, नॉलेज एंड स्किल, उसी को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ नॉट ओनली गेन नॉलेज बट ऑल्सो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एक चीज़, लीडरशिप स्किल, 2 चीज़, एंड अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी चीज़, और फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हो गया। लाजमी नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ एक सेंटेंस के ऊपर ही हो, 2 के ऊपर भी जा सकती है, मैक्सिमम 2 होने चाहिए, इससे ज़्यादा फिर काम ख़राब हो रहा होता है। तो दीज एलिमेंट्स, अब मैं पीछे उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये लिंक है नेशन की सक्सेस के साथ। दीज एलिमेंट्स आर इसेंशियल इन बिल्डिंग इन्फॉर्म्ड सिटीज़न। एक जो पढ़े हुए लिखे हुए लोग होंगे वो इन्फॉर्म्ड होंगे, तो वो जान रहे होंगे कि इस टाइम पे मुल्क में क्या चल रहा है। इन्फॉर्म सिटीजन्स हु कैन ड्राइव प्रोग्रेस। जब तक आप इन्फॉर्म नहीं हो तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इनोवेशन को नहीं ला सकते और सोशल कोहेजन नहीं ला सकते इन अ रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड। दुनिया बदल रही है, चेंज हो रही है, जब तक उसमें इनोवेशन नहीं होगी, सोशल कोहेजन नहीं होगी और लोग जो हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे होंगे, तब तक आपके नेशन का फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। और एजुकेशन क्या करती है, अ नेशंस फ्यूचर इज शेप्ड इन द क्लासरूम वेयर students not only gain knowledge but also develop critical thinking, एक चीज़, leadership skills दूसरी चीज़, and a sense of social responsibility तीसरी चीज़। और ये तीनों मिलके क्या करती हैं, these elements are essential in building informed citizens who can drive progress, innovation and social cohesion in a rapidly evolving world। तो ये थी जी आपकी एडवांस्ड थीसिस स्टेटमेंट। और अगर क्विकली रिकॉल करें, सिंस आपका दिमाग जल्दी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता, स्टेप 1 था कि आपने मेजर थीम्स को आइडेंटिफाई करना था। उसमें जो मेजर कीवर्ड्स हैं अगर मिलते हैं आपको इस तरह के को, अल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लिखें, मज़ा आता है इस तरह के वर्ड्स पढ़ के। नहीं मिलते तो आप इस तरह के भी वर्ड्स निकालो, जहन को पेज के ऊपर निकाला, क्लासरूम यानी एजुकेशन थीम ये कर दिया। स्टेप 2 फ्यूचर ऑफ अ नेशन जो है वो किन चीज़ों के साथ लिंक है वो कर दिया। अब जो मुश्किल तरीन चीज़ होगी वो थीसिस स्टेटमेंट लिखना नहीं है, ये है कि इसको इसके साथ लिंक करना। ठीक है जी, मतलब सर से पाँव को मिलाना, ये कैसे मिलाओगे, ये लेगा आपका टाइम। 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, शुरू में तो लगाओ ना, शुरू में टाइम लगता है जी, टाइम लगता है। ठीक है, वक्त को वक्त दीजिए, वक्त बदलेगा, तो इसलिए क्या करें, अपना वक्त दीजिए। इसको ABC करके DEF लिखें, इसको इसके साथ जोड़ें, इसको इसके साथ जोड़ें, देखें आपका दिमाग कैसे काम करता है। जब ये हो जाए फिर उसके बाद आपकी ग्रामर आती है, आपकी वोकैबुलरी आती है, इंग्लिश आती है। होपफुली आप इनरोल हैं ऐसे राइटिंग में, आपने ग्रामर भी सीखी है, आपने स्ट्रक्चर भी सीखा हुआ है, तो आपने उसको अप्लाई करना है। सिंपल थीसिस स्टेटमेंट, इंटरमीडिएट दोनों पास हो रही हैं, एडवांस जो है वो आपको एक्स्ट्रा स्कोर दे रही है। तो जी ये तरीका था। आपने जो अपनी असाइनमेंट्स भेजी हैं उनको इनके साथ आप कंपेयर भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आया आपने कीवर्ड्स हिट किए हैं नहीं किए, आपने जो अगर ये अपना थीम आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया, आपने ये जो डिफरेंट 2 थीम्स को आपस में मैंने कनेक्ट किया ये किया है कि नहीं किया। सो दिस इज़ द वे जी, ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो। वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होंगी, ये वीडियो भी यूट्यूब पे आपको मिल रही है, तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। डू कमेंट, ठीक है जी, लाइक सब्सक्राइब तो डेफिनेटली आप कर रहे होते हो क्योंकि कंटेंट अच्छा लगता है आपको।
आपको, तो प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मुझे पता हो कि कहीं पे कोई चीज़ ऐड करनी है, कहीं पे आपको कोई चीज़ चाहिए, आपकी मर्ज़ी के टॉपिक्स हैं, आप वो भी कमेंट कर सकते हो ताकि हम अगले टॉपिक्स उनको कवर करें। थैंक यू सो मच जी।